प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम विश्व के प्रमुख भाषा परिवारों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि भाषा परिवार होता क्या है या किसे कहते हैं। तो मनुष्यों के समान ही भाषाओं का भी परिवार होता है। ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक ही मूल भाषा से हुआ हो उसे भाषा परिवार कहा जाता है। अर्थात एक ऐसा समूह भाषाओं का जिनका जो उत्पत्ति है वो एक ही मूल भाषा से हुई हो, उन्हें एक ही परिवार की भाषा कहा जाता है या भाषा परिवार कहा जाता है। प्रमुख भाषा परिवारों को यदि हम गौर करें देखें तो जो विश्व के भाषा परिवार हैं उसमें से अफ्रीका खंड की भाषा परिवार आ जाते हैं और यूरेशिया खंड के भाषा परिवार आ जाते हैं। अफ्रीका खंड के जो भाषा परिवार हैं उनमें से यदि हम ध्यान दें कि इसमें मुख्यतः 4 भाषा परिवार आते हैं। पहला है बुशमैन, दूसरा बांटू, तीसरा सूडान और जो चौथी भाषा परिवार है उसको हेमिटिक सेमिटिक भाषा परिवार कहा जाता है। जो यूरेशिया खंड के भाषा परिवार हैं इनके अंतर्गत 9 भाषा परिवार आते हैं या इन्हें 9 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें हेमिटिक सेमिटिक तो है ही, उसके साथ कॉकेशियन परिवार है, यूरल अलाइटिक परिवार है, चीनी है, द्राविड़ है, ऑस्ट्रो एशियाटिक है, जापानी कोरियाई है, मलय पॉलिनेशियन परिवार है और भारोपी परिवार है। अब सवाल उठता है कि जो ये भारोपी है इसका अर्थ क्या है, अर्थात भारत यूरोपी भाषा परिवार, जिसे भारोपी भाषा परिवार कहा जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार माना जाता है कि इसके अंतर्गत आने वाले जो भाषा भाषी हैं बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो सबसे ज़्यादा किस भाषा के कौन सी भाषा विस्तृत रूप से पाई जाती है, तो भारोपी भाषा परिवार है और इसके बोलने वाले अधिक लोग हैं। हम उसके बाद बात करते हैं भारोपी भाषा परिवार के बारे में विस्तार से ध्यान देंगे थोड़ा सा। सबसे पहले देखेंगे कि भारोपी भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं वो भारत से लेकर यूरोप तक बोली और समझी जाती हैं। इसके अंतर्गत जो मुख्य भाषाएं हैं, यदि हम प्राचीन को सबसे पहले ध्यान दें, प्राचीन और आधुनिक अलग अलग संदर्भों में देखें तो प्राचीन के अंतर्गत संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, प्राचीन, फ्रांसीसी, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। जो प्राचीन मुख्य भाषाओं के ये भाषा कौन सी भाषा परिवार है, भारोपी भाषा परिवार है और इसके ये जो सारी भाषाएं हैं ये प्राचीन भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। अब हम ध्यान दें कि आधुनिक जो भाषा परिवार हैं या आधुनिक जो भाषा भाषी हैं उसके अंतर्गत क्या आती हैं। भारोपी परिवार के अंतर्गत जो आधुनिक क्षेत्र है उसमें अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इतावली, फारसी, हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, आधुनिक भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत ये आती हैं। और इनके क्षेत्रों की तरफ ध्यान दें तो ये भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा भाषा भाषी परिवार है जो एशिया और यूरोप से लेकर श्रीलंका और उसके बाद हम देखेंगे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, रोमानिया, रूस, यूक्रेन आदि तक अमेरिकी, कनाडा, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अनेक भागों के अंतर्गत ये भारोपी भाषा बोली जाती है। इसके परिवार का हम यदि विभाजन करें तो ये परिवार जो है केंटुम शब्द जो है किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, लैटिन भाषा से, और इसका अर्थ होता है 100 और शतम ये जो शब्द है अवेस्ता का है और इसका अर्थ है 100। तो इस रूप में 2 शाखाओं में ये विभक्त होती है, अर्थात इसका जो परिवार का विभाजन है केंटुम कह सकते हैं, इसका अर्थ होता है 100। और भारोपी भाषा का यदि हम महत्व देखें कि क्या महत्व है अभी के परिक्षेत्र में या इस संदर्भ में, तो इस परिवार की जो भाषाएं हैं
इसके बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। इसका सबसे प्रमुख महत्व यही आ जाता है कि इसके भाषाभाषी हमें हर क्षेत्र में और ज़्यादातर जो इसकी संख्या है विश्व के अनेक क्षेत्रों में हमें मिल जाती है और इस परिवार में अन्य भाषा परिवारों की तुलना से अधिक भाषाएं हैं और बोलियां इसमें शामिल हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी भाषाएं और बोलियां सम्मिलित हैं और बहुरूपी भाषा परिवार को श्लिष्ट योगात्मक कहा जाता है। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देने वाली है कि अब यहाँ पर हमने बताया जैसे कि ये जो है वो योगात्मक भाषा इसको कहा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि योगात्मक भाषा क्या है? तो योगात्मक भाषा किसे कहते हैं? योगात्मक भाषा वह भाषा होती है जिसमें हर शब्द अपनी अलग अलग सत्ता को रखता है, उसमें दूसरे शब्दों के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है। प्रत्येक शब्द की अलग अलग अपना उसका संबंध तत्व होता है या अर्थ तत्व जो अभिव्यक्त करने की शक्ति होती है और उन शब्दों को परस्पर संबंध केवल वाक्य में अपने स्थान के द्वारा ही मालूम होता है। तो ये योगात्मक भाषा के अंतर्गत आती है। उसके पश्चात हम द्रविड़ भाषा परिवार पर ध्यान देंगे। तो जो द्रविड़ भाषा परिवार है उसका भौगोलिक क्षेत्र दक्षिण भारत, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तरी लंका, लक्षद्वीप और बलूचिस्तान है। इसकी मुख्य भाषाएं हम देखें तो तमिल, ये तमिलनाडु में बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम प्राचीन तमिल की शाखा जो केरल में बोली जाती है, गोंड बुंदेलखंड में बोली जाती है, ओरांव ये मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र आते हैं और ब्राह्वी जो बलूचिस्तान की है। इसकी मुख्य भाषाएं हैं। यदि हम इसकी गौड़ भाषाओं की तरफ ध्यान दें तो कई क्षेत्र जो हैं उड़ीसा के अंतर्गत आते हैं और बंगाल, माल्टो जो है ये बंगाल के अंतर्गत आता है, तुलु ये जो कुर्ग मुंबई की सीमा है और कोलामी पश्चिम बरार आदि के जो क्षेत्र हैं उनमें बोली जाती है। वाक्य और सुर की दृष्टि से ये भाषा परिवार जो है यूराल अल्टाई से मिलता जुलता है और इस परिवार की जो भाषाएं हैं वो अश्लिष्ट अंतःयोगात्मक भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। तो यदि इसके बारे में जानकारी जो भाषाएं हैं अंतःयोगात्मक, योगात्मक या फिर हम अयोगात्मक भाषाओं के बारे में अलग से किसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो इसको हम ये इस तरह समझते हैं कि ये जो परिवार है जिसे द्रविड़ भाषा परिवार कहा जाता है तो उसकी जो खासियत है वो क्या है कि इस परिवार की जो भाषाएं हैं वो अश्लिष्ट अंतःयोगात्मक भाषाएं हैं। इस भाषा परिवार में मूर्धन्य जो ध्वनियाँ हैं उनकी प्रधानता होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारोपी भाषाओं में मूर्धन्य ध्वनियाँ जो है द्रविड़ भाषा परिवार की देन है जो पूर्व में नहीं थी। इसमें 2 वचन और 3 लिंग होते हैं। संज्ञा के 2 जो वर्ग हैं उच्च और संज्ञानी तथा निम्न और अज्ञानी होते हैं। तो द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में अभी हमने जाना कि द्रविड़ भाषा परिवार जो है वो भारतीय आर्य भाषाएं और भारतीय आर्य भाषाओं के द्रविड़ भाषा परिवार से प्रभावित है। इसमें भौगोलिक जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? भारत, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तरी लंका, लक्षद्वीप और बलूचिस्तान हैं। इसके अंतर्गत आने वाली जो मुख्य भाषाएं हैं वो कौन सी हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओरांव, गोंड ये सारी जो है भाषाएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और इसकी गौड़ भाषाओं के अंतर्गत जो उड़ीसा क्षेत्र, माल्टो बंगाल के अंतर्गत जो आती है, तुलु ये मैंने अभी बताया कि मुंबई की सीमा के अंतर्गत बोली जाती है, कोलामी ये पश्चिमी बरार आदि में बोली जाती है। तो ये इसकी गौड़ भाषाएं हैं। अब उसके पश्चात हम चीनी भाषा परिवार के बारे में गौर करेंगे। चीनी भाषा परिवार इसे एकाक्षरी भाषा परिवार भी कहा जाता है। मुख्य भाषाएं चीनी, ये चीन की 6 बोलियां जैसे मंदारिन, कैटनी, कुंफनी आदि इसके अंतर्गत आ जाती हैं। भोट ये जो तिब्बती
के अंतर्गत आता है। वर्मी, स्यामी और थाई, मैते, ये मणिपुर आदि में बोली जाती है। गारो, बोडो, नागा, नेवारी आदि ये चीनी भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और इन्हें कौन सी भाषाएं कहते हैं? इन्हें एकाक्षरी भाषा परिवार के अंतर्गत माना जाता है। मैंने जैसा कि बताया कि अलग एक वीडियो के अंतर्गत सारे भाषा परिवारों में या योगात्मक, अयोगात्मक, एकाक्षरी भाषा परिवार किसे कहते हैं इसके बारे में भी विस्तार से मैं बताऊंगी। और इसकी खासियत क्या होती है चीनी भाषा परिवार की? इसकी खासियत ये होती है कि इस परिवार की जो भाषाएं हैं वो अयोगात्मक और स्थान प्रधान होती हैं। तो यहाँ पर एक शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगी कि अयोगात्मक जो भाषा है वो किसे कहते हैं। तो जो अयोगात्मक भाषा होती है उसकी खास बात क्या होती है कि इसमें जो है अयोगात्मक जो शब्द है ये उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर जो रूप रचना नहीं किया जाता है, बल्कि इसकी पद्धति में क्या किया जाता है, प्रत्येक शब्द की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। अयोगात्मक शब्द जो अयोगात्मक भाषा है इसकी हम यदि परिभाषा देखें तो इसकी क्या परिभाषा है कि जो अयोगात्मक भाषा होती है इसमें जो शब्द हैं वो उपसर्ग या प्रत्यय को जोड़कर इसकी रूप रचना नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, बल्कि इस पद्धति में ये प्रत्येक शब्द जो होते हैं उनकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता होती है जो वाक्य के साथ प्रयुक्त होकर और उसमें ज्यों की त्यों अपनी अस्तित्व को बरकरार रखती है या ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो इसे अयोगात्मक भाषा कहते हैं। इसके पहले हमने योगात्मक भाषा के बारे में जो परिभाषा है उसको मैंने बताया। इसकी अन्य खासियत को देखें, अन्य जो विशेषताएं हैं उनको देखें तो इस भाषा परिवार में देखा जाए तो शब्दों की बहुलता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये एकाक्षरी भाषा परिवार है तो इसमें शब्दों की बहुलता नहीं होती है। अतः अर्थ की विविधता के लिए सुर या तान का प्रयोग किया जाता है। एक ही शब्द सुरों की भिन्नता में अनेक अर्थ देता है। इस परिवार में 4 प्रधान सुरों का प्रयोग होता है, जबकि कुछ बोलियों में 4 से कम और ज़्यादा भी सुर मिलते हैं। मंदारिन में 5 और कुम्फनी में 8 सुर मिलते हैं। इस भाषा में, इस परिवार की जो भाषा है उसमें देखा जाए कि भाषा का जो व्याकरण है अन्य भाषाओं की तरह नहीं होता है। व्याकरणिक नियम प्रयोग का जो अलंबित या हम कह सकते हैं कि परिवार जो है यो व्याकरण का इसमें प्रयोग ज़्यादा नहीं होता है। इसके अलग होते हैं व्याकरण नियम जो होते हैं अन्य भाषाभाषी परिवार से अलग होते हैं। किस भाषा में? चीनी भाषा परिवार में। और चीनी भाषा में मुख्यतः जीवित या मृत अर्थात जड़ रूप में जो शब्द निर्धारित होते हैं। जीवित शब्द क्रिया प्रधान होते हैं जो मृत शब्दों पर क्रिया सुनिश्चित करते हैं। और इस परिवार में अनुनासिक ध्वनियों का बाहुल्य होता है। नासिका से निकलने वाली ध्वनियों को अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। तो इसकी खासियत क्या है कि इस परिवार में अनुनासिक ध्वनियों की बाहुल्यता को देखा जा सकता है। उसके पश्चात जो अन्य भाषा परिवार है जिसे सेमेटिक हेमेटिक भाषा परिवार कहा जाता है, अब हम उसकी विशेषताओं को ध्यान देंगे। ये इसका यदि हम इसकी परिभाषा को देखें या किसे कहते हैं ये देखें तो ये परिवार जो है अफ्रीका के उत्तरी हिस्से और पश्चिमी एशिया के विस्तार को लिए हुए है। इसका फैलाव कहाँ तक है? अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में और जो पश्चिम एशिया है वहाँ तक वो अपना विस्तार लिए हुए हैं। इसमें कुछ विद्वान जो हैं 2 भाषा समूह मानते हैं और कुछ मानते हैं कि ये अतीत से एक भाषा परिवार है जो 2 शाखाओं में विभाजित हो गया है। यानी कि पहले वो एक ही था जो अब 2 भाषा शाखाओं में विभाजित हो गया है। कौन सा भाषा परिवार? सेमेटिक हेमेटिक भाषा परिवार। इसका क्षेत्र हम देखें कौन सा क्षेत्र आता है तो इसमें मिस्र, इराक, अरब, सीरिया, इथियोपिया, मोरक्को, अल्जीरिया, फिलिस्तीन, सेमेटिक और इथियोपिया, लीबिया, सोमालिया आदि क्षेत्र आ जाते हैं।
इसकी जो भाषाएं हैं सेमिटिक, सुमेरियन, हिब्रू, अरबी, अकादियन, इस तरह से इसकी जो मुख्य भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। और ये सेमिटिक के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं ध्यान दें तो सुमेरियन, हिब्रू, अरबी और अकादियन है। और हेमिटिक के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, इसमें सोमाली, प्राचीन मिस्री, गल्ला, वेजा, नामा, फुला आदि जो हैं ये हेमिटिक के अंतर्गत आ जाती हैं। इनके लक्षणों को हम यदि पहचानें तो लक्षणों के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि दोनों जो है श्लिष्ट, योगात्मक और अंतर्मुखी भाषाएं हैं। कौन सी दोनों, सेमिटिक और हेमिटिक। ये कैसी भाषाएं हैं, दोनों श्लिष्ट, योगात्मक और अंतर्मुखी भाषाएं हैं। इस परिवार की भाषाओं में साधारण स्वर जो है वो परिवर्तन मात्र से अर्थ बदल जाता है। जैसे को, तो, लो से कितल बन गया, कुतिल आदि। मतलब इसमें देखा जाए कि एक जो इसमें जो भाषा परिवार है उसमें साधारण स्वर के प्रयोग करने से इसके जो परिवर्तन है, परिवर्तन मात्र से इसके अर्थ में फेरबदल हो जाता है। बहुवचन बनाने की जो प्रक्रिया है दोनों में लगभग समान होती है, हेमिटिक में भी और सेमिटिक में भी। दोनों में बहुवचन बनाने की जो प्रक्रिया है वो लगभग समान रूप से काम करती है और प्रत्यय के माध्यम से दोनों में बहुवचन जो है वो बनते हैं। इसमें स्त्रीलिंग का जो चिन्ह है वो ता है। दोनों में लिंग का निर्धारण प्रकट जो प्राकृतिक रूप से न होकर क्या है, अन्य जो विशिष्ट बातों पर आधारित होता है। सामान्यतः बड़ी और बलशाली वस्तुएं पुल्लिंग तथा छोटी, निर्मल, कोमल जो है वो स्त्रीलिंग है, ऐसा मान लिया जाता है। इसमें बहुत अच्छी पहचान है कि जो सेमिटिक हेमिटिक भाषा परिवार है इसमें बड़ी वस्तुएं या बलशाली वस्तुएं जो होती हैं वो पुल्लिंग के अर्थ में आती हैं, अर्थात बड़ी और जो बलशाली हैं उनको पुल्लिंग रूप में प्रयोग की जाती हैं और जो छोटी हैं वो निर्बल, कोमल, स्त्रीलिंग आदि मान ली जाती हैं। विशेष तौर पर यदि हम देखें कि विचित्र जो ध्रुवाभिमुख है नियम है इसमें, उसके अनुसार एक वचन पुल्लिंग जो है वो संज्ञा जब बहुवचन में बदलती है तो उसका लिंग बदल जाता है और वो बदल कर क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। यानी कि इसमें एक वचन पुल्लिंग संज्ञा जो है वह जब बहुवचन में बदली जाती है तो उसका जो लिंग है वो बदल कर क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है और स्त्रीलिंग जो संज्ञा का लिंग है वो पुल्लिंग हो जाता है। यानी दोनों एक दूसरे रूप में बदल जाती हैं, जो स्त्रीलिंग है वो पुल्लिंग में और जो पुल्लिंग है वो स्त्रीलिंग में, बहुवचन में आने में। तो यानी एक वचन है और पुल्लिंग है तो वह स्त्रीलिंग में बदल जाएगा और जो स्त्रीलिंग संज्ञा है वह लिंग पुल्लिंग में हो जाएगी। जैसे हियो दी यानी माता के लिए प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है एक वचन के लिए। तो इस तरह से बहुवचन और एक वचन में इस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो अभी हमने सेमिटिक हेमिटिक भाषा परिवार की जो विशेषताएं थी, उनके जो क्षेत्र थे और जो लक्षण उनके अंतर्गत आते हैं तो उनको जाना हमने। इसमें एक खासियत और है कि जो ये भाषा परिवार हैं वो अपनी अपनी पहचान के लिए अनेक अपना जो विशेषता है उसको अलग अलग लिए हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया प्रारंभ में कि जो प्रमुख भाषा परिवार हैं इसमें अफ्रीका खंड और यूरेशिया खंड के अंतर्गत भाषाएं आती हैं। और अफ्रीका खंड के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, 4 प्रमुख हैं जिसमें बुशमैन, बांटू, सूडान, हेमिटिक, सेमिटिक। और यूरेशिया खंड की इसमें 9 भाग हैं, 9 भागों में इसको विभक्त किया गया है जिसमें हेमिटिक, सेमिटिक तो है ही, कॉकेशियन, यूरल, अलाइटिक और चीनी, द्राविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, जापानी, कोरियाई और मलय पोलिशियन और भारोपी परिवार। तो इस प्रकार से हमने इन भाषा परिवारों के बारे में जाना और चूँकि बहुत विस्तृत विश्व की भाषाएं
बहुत विस्तृत परिवार में या भाषा परिवारों में विभक्त है, तो एक साथ सबका विस्तार पूर्वक विवरण नहीं दिया जा सकता। तो अगले मेरे वीडियो में मैं अन्य भाषाओं के परिवार के बारे में विस्तार से जानकारी बताऊंगी। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद।